सभी लोगों का मैं बहुत दिल से ऋणी, मैं दिल से आभारी हूं और मैं कभी नहीं भूलूंगा जिस तरह से इस पूरे प्रोसेस में आपने जो सहायता, जो सपोर्ट किया और जितना सब कुछ सहायता मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये फंडिंग होने के बाद मैं आपका इतना ख्याल करूंगा, आपका इतना मान सम्मान करूंगा, जितना आपने किया है ना वो पूरा मान सम्मान आपको मिलेगा, इसका मैं ख्याल रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, एक शब्द का अर्थ, एक शब्द का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से हमें समझना होगा और उस शब्द है सस्टेनेबिलिटी। आज पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन जिस एक शब्द के लिए, जिस एक मकसद के लिए काम कर रहा है, अपनी सभी योजनाएं बना रहा है, वो है सस्टेनेबिलिटी। हर एक देश अपनी जितनी भी योजनाएं बना रहे हैं, जितनी भी उनकी पॉलिसीज है, वो सभी पॉलिसी, सभी योजनाएं सिर्फ एक दिशा की ओर वो काम कर रहे हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी। और इसका कारण यह है कि आज जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी संकट, जितने भी चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं, वो सभी चैलेंजेस, वो सभी प्रॉब्लम्स का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है सस्टेनेबिलिटी। अगर हमें इस प्रॉब्लम को मिटाना होगा, अगर हमें दुनिया को सही दिशा में लेके जाना होगा, तो उसका एक ही राह, एक ही रोड है और वो है सस्टेनेबिलिटी। लेकिन सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली है क्या, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम इसको हासिल कर पाएंगे, तभी इसके राह पर चल पाएंगे। दोस्तों, 450 करोड़ साल से ये दुनिया जिस तरह से चल रही है, ये पृथ्वी जिस तरह से चल रही है, वो सस्टेनेबिलिटी। पिछले 350 करोड़ सालों से कई सारे जीव जंतु जिस तरह से इस दुनिया के ऊपर है, इस धरती के ऊपर है, और जिस तरह से ये माँ, ये प्रकृति उनका ख्याल रख रही है ना, वो है सस्टेनेबिलिटी। हमारी जितनी भी जरूरत होती है, वो जरूरत माँ प्रकृति करोड़ों सालों से उसको पूरी करती आ रही है। ये सूर्य प्रकाश हर दिन जो हमें मिलता है, ये है सस्टेनेबिलिटी। ये हवा जिसमें ऑक्सीजन है, इतने करोड़ों सालों से है और हम हर बार उसका उपयोग कर रहे हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी। ये जो पानी हमें मिल रहा है, बार बार मिलता है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग उपयोग के लिए मिलता है, बार बार प्रकृति हमें लाके देती है, ये सस्टेनेबिलिटी। हर दिन सूरज उगता है, हर दिन सुबह से लेकर शाम होती है, यह है सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, विज्ञान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा लॉ है और वो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा अक्षयता का नियम, सिद्धांत है ये। अभी ये सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा ना तो इसको मिटाया जा सकता है, ना ही उसको उत्पन्न, क्रिएट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फिजिकल केमिकल फॉर्म से दूसरे फिजिकल केमिकल फॉर्म में रूपांतरित हो सकती है, बस इतना ही होता है। लेकिन पूरी दुनिया की इस प्रकृति की जो ऊर्जा है, वो उतनी है, अखंड है, सदैव है, अक्षय है। और दोस्तों, ये सिद्धांत विज्ञान में इतना महत्वपूर्ण है कि इस सिद्धांत के ऊपर कई सारी थियरीज तैयार हुए हैं, इस सिद्धांत के ऊपर कई सारी टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, इस सिद्धांत के ऊपर कई सारी मशीनरीज, प्लांट, कई सारे इक्विपमेंट इस सिद्धांत के ऊपर चलते। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एनर्जी की नहीं, मैं तो कहता हूं इस दुनिया में हर एक जीव के लिए जो भी लगते हैं, जो भी जरूरत है, चाहे वो बड़े स्केल में हो, चाहे वो छोटे स्केल में हो, हर जरूरत जो हमें लगती है, हर चीज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हर उस चीज के बारे में ये लॉ, हर वो चीज इस दुनिया में अक्षय है। अगर हम मनुष्य है, हमें कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, लिपिड लगते हैं, प्रोटीन लगते हैं, ये सब कुछ चीजें जो हम खाते हैं, ये भी उस नियम को फॉलो करते हैं, ये सभी अक्षय है। इनफैक्ट छोटी छोटी चीजें जिसे माइक्रो या मूलद्रव्य हम लोग कहते हैं, उसमें कैल्शियम है, आयरन है, या बाकी छोटी छोटी चीजें जो हमें लगती है, ये सभी अक्षय है। सिर्फ क्या हो रहा है कि इन सभी चीजों को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद उसको फिर से डाल देते हैं, फिर से उसको रिसाइकल होकर वो फिर से इस फॉर्म में आता। इनफैक्ट सिर्फ मनुष्य की बात नहीं, इस दुनिया के ऊपर, इस धरा के ऊपर जितने भी जीव है, जो पानी में है, जमीन पे है, हवा में उड़ रहे हैं, और उनकी जो अलग अलग जरूरतें हैं, हर एक जरूरत जो है, हर एक चीज जो है, वो इस ऊर्जा अक्षयता का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करती है। हर एक चीज कुदरत ने इस तरह से बनाई है और वो इस तरह से कॉन्स्टेंट है कि बार बार जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर से हमें मिलती है, और यही है सस्टेनेबिलिटी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो चक्र है,
अलग अलग लेवल का, अलग अलग चीज का चक्र है। हर इस चक्र में या इस सस्टेनेबिलिटी में हमने, मनुष्य ने एक बहुत बड़ा उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। और ये डिस्टरबेंस एक वजह है कि जिसकी वजह से आज इतने सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। आज देखिए, मई के महीने में, आज की तारीख में हजारों गांव है हमारे देश में कि जहां गांव में पीने के लिए आज पानी नहीं है। कई सारी जगह में आप देखोगे जिले में टैंकर से पानी का सप्लाई हो रहा है। ऐसी जरूरत क्यों है? ऐसी जरूरत बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने सबका ख्याल रखा है, लेकिन हमने ये जो पानी का चक्र है, इस चक्रों को कहीं ना कहीं बिगाड़ के रखा है कि जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति है। आज जो खेती करने के बाद, एग्रीकल्चर के बाद जितना उत्पादन होना चाहिए, जितनी उत्पादकता या फर्टिलिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है। क्योंकि इस सॉइल में, इस जमीन में, इस मिट्टी में जो एक चक्र था मूलद्रव्य का, चक्र था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो चक्र पूरा बिगाड़ के रखा है। और इसलिए एग्रीकल्चर में ये सब प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं। या तक हेल्थ की बात करिए ना, हेल्थ में भी जितने सारी नई नई बीमारियां आ रही, मैक्सिमम, इनफैक्ट ऑल द, ये सभी जो बीमारियां हैं, ये सभी वायरल बीमारियां आ रही नहीं। और कहां से आते हैं वायरस? ये वायरस करोड़ों सालों से हमारी इस पूरे जीव सृष्टि का, इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। हमने फिर से उस चक्र में कुछ बिगाड़ा है, और इसलिए अब ये वायरस अपना घर छोड़ के हमारे घर में, हमारे बदन में, हमारे शरीर में आ रहे हैं, और इसके लिए कोई इलाज नहीं। दोस्तों, इनफैक्ट इस कुदरत में, इस धरती के ऊपर अनुमानित 45 करोड़ जीव है। 45 करोड़ अनुमानित है। उसमें से एक स्पेसिस, एक जीव है मनुष्य। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक में वो स्पेसिस है कि जो इस प्रकृति के नियमों को नहीं मानता, नियमों को नहीं मानता। बाकी सभी जीव जंतु, वनस्पति, प्राणी, हर कोई जो जीव है वो कंपलसरी इस प्रकृति के नियमों पर वो अपना जीवन जीते हैं, उनको फॉलो करते हैं। मनुष्य, जिसको कुदरत ने इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है, इतना बड़ा ब्रेन दिया है, बुद्धिमत्ता दी, तो उसका उपयोग आइडियली हमने क्या करना चाहिए? उसके इस बुद्धि से हमने अपना जीवन तो बेहतर करना ही चाहिए, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथ अपने सारे जो जीव जंतु है उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली विपरीत हो रहा है। इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ना, एक में जो इसको बर्बादी के लिए आज कारण बना हुआ है, वो है मनुष्य। दोस्तों, ये आज सबसे बड़ा संकट आज पूरी दुनिया में कोई है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, हर दिन उसको जो सहन कर रहे हैं, ये उसको अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, वो संकट है क्लाइमेट चेंज, वो संकट है ग्लोबल वार्मिंग, और पूरी दुनिया पे ये छाया हुआ। और क्या है ये संकट, मुझे बताइए। ये संकट भी इसलिए क्योंकि एक साइकिल को हमने डिस्टर्ब किया है, और वो साइकिल क्या है? कार्बन साइकिल। दोस्तों, कार्बन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मूलभूत ऐसा घटक है। हर वनस्पति और प्राणी बनती है कार्बन से। कार्बन है ना, ऐसे समझिए कि बिल्डिंग ब्लॉक या ईंट है, जिस ईंट से हमारा शरीर बनता है। अब ये कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्कूल में बहुत ही जल्द दूसरी, तीसरी, चौथी में हमें इस कार्बन चक्र के बारे में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे हम लोग पानी का चक्र पढ़ते हैं, वैसे कार्बन का चक्र भी पढ़ते हैं। इतना मूलभूत, इतना जरूरी है। और वहां हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से ये कारण कहां से उत्पन्न होता है, कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और कहां से फिर से वो कैप्चर किया जाता है और फिर से वो रिसाइकल होता है। ये पूरा चक्र हमने पढ़ा है, और हमने अभी अपने हाथों से इस चक्र को बुरी तरह से बिगाड़ के रखा है। और अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, इस ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, तो ये इसलिए हो रहा है कि इस चक्र को बिगड़ के हमने ज्यादा से ज्यादा कार्बन इस हवा में एक्यूमुलेट करके रखा है। दोस्तों, ये तो खुशनसीब है हमारा कि 71% इस धरा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर समुंदर है, और ये समुंदर 97% कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। इस समुंदर में जो अलगे है, जो कोरल रीफ्स है, जो बाकी के वाटर हायसिंथ है, ये सभी वनस्पति उसको सोख लेते हैं। लेकिन हमने अभी इतनी हद पार की है कि ये जो पूरी, ये प्रकृति का जो बैलेंस था, या प्रकृति की जो कैपेसिटी थी, उसके बहुत आगे जाके हमने काम करके रखा है। उसके बहुत आगे जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने इतना ज्यादा इमिट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको डाल रहे हैं पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, कि वो अभी एक्यूमुलेट हो गए। और कार्बन का एक्चुअली वो स्वभाव है कि वो ऊर्जा का शोषण करता है।
और इसलिए अभी इस पूरे जो धरा का, इस पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और ये जो काम हमने किया है, ये जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो हम लोग डाल रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, अभी इसको लेके एक संकल्पना विकसित हुई है, यानी उसके लिए एक नाम डेवलप हुआ है, और उस नाम का उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। यानी कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, किसी भी वस्तु का निर्माण अगर आप कर रहे हो, किसी भी सेवा का निर्माण आप कर रहे हो और उसको कंज्यूम कर रहे हो, इन दोनों प्रक्रिया में अगर आप एक्स्ट्रा कार्बन एटमॉस्फेयर में डाल रहे हो, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एटमॉस्फेयर में डाल रहे हो, तो उसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। और ये कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली हर चीज में, हर आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें आज की तारीख में मेजर हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा संकट बन चुका है कि बहुत सारे लोग अब इस कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये कार्बन फुटप्रिंट कैसे मेजर करते हैं? तो ये मेजर करते हैं कि इसका जो परिमाण है वो है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने जो भी काम किया उस काम से कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्स्ट्रा इस एटमॉस्फेयर में डाला, उसके ऊपर काम करते। तो इसका यूनिट है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग है। कैसे उसको मेजर करते हैं? तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे मेजर करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अभी ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, अगर वो 100 किलोमीटर आप हवाई जहाज से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, अपनी कार चला के जाते हो, तो इन अलग अलग मोड के ऊपर अलग अलग एक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट बनेगा। तो इसकी भी पूरे डिटेलिंग या उसका परिमाण है। या आप प्रोडक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, और कोई चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो अगर हर दिन आप इतना टन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें से कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो एटमॉस्फेयर में, उसका कैलकुलेशन होता है। अगर कोई सेवा है, वो सेवा अगर आप 6 महीना 1 साल अगर आप कर रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, तो उस 1 साल के सेवा का अनुभव, उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद, उसको लेने के बाद कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने उसमें डाला, इसका अलग अलग परिमाण होता है। तो हमेशा ये जो परिमाण होता है, ये कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाला एटमॉस्फेयर में, वो होता है। और आपकी जो एक्टिविटी है उससे जुड़ के ये कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट किया जाता है। और दोस्तों, ये सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी की जितने भी गैसेस है जो भी इस गर्मी को बढ़ा रहे हैं, और जिन सभी गैसों को मिलके हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, कि जिनकी वजह से ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस, इनका भी मेजरमेंट आज की तारीख में हो रहा है। यानी ऐसे समझिए कि मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन ये सभी जो गैसेस है, ये सभी जो बाकी के एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट को कंपैरिजन, यानी इनका जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उस एक्टिविटी में 1 टन मीथेन अगर आप हवा में डाल रहे हो, अगर आप एटमॉस्फेयर में डाल रहे हो, तो वो 1 टन मीथेन ऐसा नहीं कैलकुलेट होता। एक मीथेन जो है वो 25 गुना ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा गर्मी तैयार करता है। तो 1 टन मीथेन का मतलब है 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाला। तो वो जो आपने एक्टिविटी की और जिसमें 1 टन मीथेन निकला, उसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट 25 टन का। तो इस तरह से हर एक गैस का, हर एक इस ग्रीन हाउस गैस का मेजरमेंट होता है, और लगभग 7 ऐसे गैसेस हैं दोस्तों। और ये जो गैसेस, जिस तरह से कार्बन फुटप्रिंट हम लोग तैयार करते हैं, ये हमारी सभी एक्टिविटीज जो कार्बन फुटप्रिंट आज की तारीख में तैयार कर रही है, वो 3 अलग अलग कैटेगरी में इसका मेजरमेंट होता है, जिसे स्कोप ऐसा भी कहते हैं। तो स्कोप 1 पहली कैटेगरी क्या है कि डायरेक्ट कार्बन एमिशन। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जिसमें आप डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा, जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल डीजल पे आप चला रहे हो, और वो पेट्रोल डीजल चला के आप जितना भी आप चला रहे हो, उतना आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करके हवा में डाल रहे हो। तो ये डायरेक्ट कार्बन एमिशन होता है, और इसको स्कोप 1 ऐसा भी कहते हैं। दूसरा है स्कोप 2, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कार्बन एमिशन। यानी इसमें जो भी एक्टिविटी आप करते हो, वो एक्टिविटी करते समय डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता, लेकिन उसके पहले या उसके बाद में ये होता है। इसका मतलब ये है कि समझिए कि हम सभी अभी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं, पावर, बिजली का उपयोग कर रहे हैं। अभी जब हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तब कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिजली जिससे बन रही है, वो जो कोयला है, उसको जलाते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, वो एमिशन तैयार हो रहा है। या कपड़े हैं, हम जो कपड़े अभी पहनते हैं, 80% जो कपड़े हैं वो पेट्रोकेमिकल से बन रहे हैं, वो इस क्रूड ऑयल से बन रहे हैं। और हमने उसको पहनने के बाद जब उसको फेंकते हैं तो उसका कचरा बन रहा है,
और ये कचरा जब आप जलाते हो तो इतना सारा एमिशन जाता है, तो वो ये दोनों कैटेगरी आती है स्कोप 2 में। और वैसी ही तीसरी कैटेगरी है जिसे स्कोप 3 ऐसा भी कहते हैं। अब ये कैटेगरी जो अप्लाई होती है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को या संस्थाओं को अप्लाई होती है। अभी ये संस्थाएं खुद कोई एमिशन नहीं करती, डायरेक्टली भी नहीं करती, इनडायरेक्टली भी नहीं करती, लेकिन उनके अस्तित्व की वजह से, ये संस्था होने की वजह से कई सारे वैल्यू चेन तैयार होते हैं। और ये जो वैल्यू चेन है ना, ये वैल्यू चेन कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन करते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं। और ये सभी स्कोप आता है इस स्कोप 3 में, कैटेगरी 3 में। दोस्तों इसके अलावा और एक संज्ञा और एक संकल्पना है, और इसको कहते हैं कार्बन लीकेज। कुछ देश ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में तो अभी कोई कार्बन एमिशन नहीं, हम कोई कार्बन एमिशन नहीं करते, हमारा कार्बन फुटप्रिंट एकदम कम है, लो है या बिल्कुल नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि उनको जो जरूरत है, उनकी जरूरत की जो चीजें हैं, उनका मैन्युफैक्चर अपने देश में नहीं करते, तो दूसरे देश में करवा के उसको इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऐसा समझे कि अमेरिका या यूरोप में, यूरोप की जो जरूरत है वो यूरोप नहीं करता, तो वो बांग्लादेश से कोई चीज मंगाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप के उस देश में अगर एमिशन नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो हो रहा है, बांग्लादेश में वो हो रहा है, और इसे ही कहते हैं कार्बन लीकेज। दोस्तों तो अभी ये जो परिस्थिति बनी हुई है, ये जो एक्स्ट्रा कार्बन बन चुका है इस एटमॉस्फेयर में और इतना बड़ा संकट जो तैयार हो रहा है, इस सब परिस्थिति में एक नया सेक्टर का जन्म अभी हुआ है। और वो जो सेक्टर है वो कार्बन ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट्स का सेक्टर है, कार्बन ट्रेडिंग का सेक्टर है। और ये क्या प्रोजेक्ट्स है, ये क्या प्रोग्राम है, ये क्या काम है? तो ये प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो एक्चुअली आज की तारीख में इस कार्बन को कम करने में काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि आप अगर फोसाइल फ्यूल को छोड़ के अगर आप क्लीन फ्यूल में जा रहे हो, अगर आप सोलर में जा रहे हो, विंड में जा रहे हो, तो कोई एक्स्ट्रा कार्बन आप इसमें नहीं डाल रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कार्बन है उसको तो कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, उसको तो ऑफसेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो चीज है, ये चीज, ये प्रोजेक्ट, ये सभी प्रोग्राम, ये सिर्फ उस जो कार्बन ऑलरेडी जमा हुआ है इसमें एटमॉस्फेयर में, उसको निकालने के लिए काम करते हैं। और उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट वही है जो कार्बन फुटप्रिंट का है, टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक टन अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड कम किया तो आपको मिलता है एक क्रेडिट, जिसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। तो जितने कंपनियां काम करती है कि हम किस तरह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट को कमाएं। और ये जो कार्बन क्रेडिट होता है ना, ये शेयर जैसे काम करता है। यानी जैसे शेयर स्टॉक मार्केट में होता है, कम ज्यादा होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, वैसे ही एक कार्बन क्रेडिट का एक मार्केट है जिसकी वैल्यू होती है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है, लेकिन ये कार्बन क्रेडिट की वैल्यू अभी बहुत बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मार्केट बन चुका है जिसे कहते हैं कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट अभी दुनिया जैसे स्टॉक मार्केट होता है, और स्टॉक मार्केट में आप अपने शेयर्स बेचते हो, खरीदते हो, बिजनेस करते हो, उसी तरह से अभी पूरी दुनिया, अभी ये जो संकट है वो पूरी दुनिया का संकट है। इसलिए कार्बन मार्केट आज की तारीख में पूरी दुनिया में फैला हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव ऐसा मार्केट बन चुका है। और उस मार्केट का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कार्बन क्रेडिट की खरीदारी। अभी इसमें अगर आप देखोगे, इस मार्केट में पूरी दुनिया में अभी खरीदार ज्यादा है। लोग जिनको, कंपनियां या देश जिनको कार्बन क्रेडिट खरीदना है वो बहुत ज्यादा है, जो बेच रहे हैं वो बहुत कम है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि जितने साइंटिस्ट अभी इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन किया है कि अभी एटमॉस्फेयर में कितना एक्स्ट्रा कार्बन है, कितना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हमें कम करना है। और उन्होंने ये भी कैलकुलेट सब किया है कि कौन कौन वो जिम्मेदार है कि जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हुआ है। सबसे ज्यादा ये औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे ज्यादा फोसाइल फ्यूल का जो उपयोग हुआ, सबसे ज्यादा फोसाइल फ्यूल जो हमने इस्तेमाल किया वो है कोयला। क्रूड ऑयल कुछ दिनों पहले चालू हुआ, नेचुरल गैस भी कुछ दिनों पहले चालू हुआ इंडस्ट्री में, लेकिन ये पूरी जो ग्लोबल वार्मिंग बनी है मैक्सिमम कोयले की वजह से बनी। तो कौन सी वो इंडस्ट्रीज है जिन्होंने ज्यादा उपयोग किया? तो कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो ये सब कैलकुलेशंस है। अभी वो जो देश भी है,
ऐसे देश भी है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा ये काम किया है, तो अभी उनके ऊपर बंधन है, कम उनको पेनाल्टी है कि आपको कंपलसरी इतना टन, अगर आपने 50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जमा किया है तो 50 लाख टन कम करने के लिए आपको काम करना पड़े। और ये 50 लाख टन जो कम कर रहे हैं उनके कार्बन खरीदने पड़ेंगे। तो आज तो मार्केट की परिस्थिति है कि लोगों के पास अभी कार्बन क्रेडिट तो है ही नहीं, लेकिन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो ये कार्बन क्रेडिट कम कर रहा है, तो उसके एडवांस में आज कंपनियां उसके पैसे देने के लिए तैयार है, उस कार्बन क्रेडिट के लिए, उस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। तो इस तरह का कार्बन मार्केट आज की तारीख में तैयार हो गया है। और दोस्तों, ये कार्बन मार्केट यानी आपका प्रोजेक्ट, आपकी कंपनी अगर उसमें काम कर रही है, तो इसमें कितना कार्बन क्रेडिट आप जनरेट करेगी, ये ऑडिट करने वाली रजिस्टर्ड संस्था है, ऑथराइज संस्था है, जो पूरे देश, पूरी दुनिया में काम करती है, ग्लोबल संस्था है। और ये आपको फिर वो सर्टिफिकेट देती। हम जैसे अपना ऑडिट होता है अकाउंट्स का, वैसे सेम ऑडिट होता है, और इसमें वो बताते हैं, उसमें सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड कम किया, और इसे कहते हैं सर्टिफाइड कार्बन एमिशंस या सीआर। और एक बार ये सीआर मिलने के बाद फिर ये जो सर्टिफिकेट्स है, ये शेयर्स है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे सर्टिफिकेट है सीआर, फिर हम इस कार्बन को ट्रेड कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट अभी लग रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, कार्बन क्रेडिट तैयार करें और इसको बेचे या पैसे कमाएं। अभी ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए प्रॉपर पद्धति तैयार की हुई है, इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल है, पद्धति है, मैकेनिज्म है। सबसे पहले जो कार्बन क्रेडिट है या इसका कार्बन ट्रेडिंग या मार्केट, इसकी संकल्पना की शुरुआत हुई 1997 में। और उस टाइम जो एग्रीमेंट था, जो प्रोटोकॉल था, कि जिसके वजह से पूरा मैकेनिज्म जो डिफाइन हुआ, वो था क्योटो प्रोटोकॉल। अभी क्योटो एक शहर है जापान का, जहां फिर जैसे सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो एक सीओपी में वो क्योटो में मिले और उन्हें सब ने इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर फिर ये काम करना चालू किया, और तब से ये कार्बन क्रेडिट की शुरुआत हुई और सभी चीजें उन्होंने डिफाइन की। ये 97 में जो शुरुआत हुई, उसके बाद 2015 में नई शुरुआत हुई। ये 2015 तक था, 2015 में फिर पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत। पेरिस एग्रीमेंट में प्रॉपर डिटेलिंग है, उसमें एक आर्टिकल 6 है कि जिसमें प्रॉपर डिटेलिंग मैकेनिज्म है कि ये कार्बन क्रेडिट कैसे कैसे जनरेट होगा, कैसे कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे और इसे फिर कार्बन क्रेडिट्स में या सर्टिफाइड एमिशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये इसी पेरिस एग्रीमेंट के कलम या आर्टिकल 6 अनुसार होती है। और दोस्तों, इसीलिए फिर अभी कार्बन कैप्चर करने के लिए, इस कार्बन कम करने के लिए पूरी दुनिया में लोग नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर, नई नई मशीनरीज का निर्माण कर रहे हैं कि किस तरह से इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, कैसे यंत्र या कैसे टेक्नोलॉजी का निर्माण किया रहे कि जिस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल्द से जल्द कम होगा। लेकिन इसके लिए हमारी कुदरत ने, हमारी माँ ने एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा, सबसे सिंपल ऐसा यंत्र बनाया है, ऐसी मशीन बनाई, और वो मशीन है हमारे पौधा, हमारा प्लांट, हमारी वनस्पति। दोस्तों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए ना हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ इस प्रकृति के नियमों को समझना होगा। अगर उसको समझे बिना तो कई सारे प्रॉब्लम हमारे आसान हो जाए। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें संकट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के लिए, वनस्पति के लिए खाना है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये उनका मूलभूत प्रक्रिया है जिसकी वजह से होता है। अभी हमने जो पढ़ाई की है, तो उसमें देखा है कि इस पृथ्वी के ऊपर पहले बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड था और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट था ही नहीं। तो वहां अलगे की शुरुआत हुई, एक पेशीय वनस्पति की शुरुआत की, और धीरे धीरे फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कम करके करके ऑक्सीजन छोड़ा, और बाद में आज हम इस परिस्थिति में कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही आज की तारीख में समुद्र में जितना भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफसेट होता है, कैप्चर होता है, वो इन पौधों की वजह से तो होता है। वो ये जो अलगे है, ये जो वाटर हायसिंथ है, ये जो कोरल रिफ्स है, इसकी वजह से तो होता है। तो आज भी इस पूरे परिस्थिति में अगर कोई सोल्यूशन है तो ये वनस्पति है। और इस सब परिस्थिति में जहां एक तरफ बहुत बड़ा कार्बन मार्केट बन चुका है, पूरी दुनिया जूझ रही है इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, और इस परिस्थिति में दोस्तों हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए नेपियर ग्रास यानी एक वरदान है। लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो पेड़ है, और सही बात है कि बहुत जो बड़े बड़े पेड़ है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकते हैं,
लेकिन उनको बड़े होने के लिए 10, 12, 15 साल लग सकते हैं। नेपियर ग्रास कितना फास्ट ऐसा तैयार होने वाली वनस्पति है, और जो जितना ज्यादा फास्ट तैयार होगी उसके लिए चाहिए उतना खाना, उसके प्रक्रिया में, उसके प्रोसेस में उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो खाएगी, वो कम करेगी और वो ग्रो होगी। तो नेपियर ग्रास ऐसी वनस्पति है कि हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की भी अगर बात करें तो उसको सबसे ज्यादा सक्षम अगर कोई कर सकता है तो वो है नेपियर ग्रास। और दोस्तों, ये जो नेपियर ग्रास है ना, ये नेपियर ग्रास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, यानी नेपियर ग्रास से हम जो एमकोल बना रहे हैं या एमसीएनजी बनाएंगे, ये एमकोल और एमसीएनजी के इस्तेमाल के बाद जो एमिशन आएगा उसको तो एमकोल नेपियर ग्रास कमी बिल्कुल न्यूट्रलाइज करेगा, वो पूरा जो एमिशन है वो बिल्कुल पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा। लेकिन उसके अलावा नेपियर ग्रास क्या करता है, हवा में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख के वो जमीन में उसको सिक्वेस्टर करता है, जमीन की जो फर्टिलिटी उसको बढ़ाता है, और इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा काम। और दोस्तों, अगर 1 हेक्टेयर में 500 टन हमने नेपियर ग्रास का उत्पादन किया तो उस 500 टन में कितना टन हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया, ये पूरा डिटेल में आज हमें दे सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी की कंपनियां, ये सब डिटेल में आज तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से ये नेपियर ग्रास में आज जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सोल्यूशन पूरी दुनिया के लिए है। और जिस स्केल में हम लोग काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल में कोई कंपनी काम नहीं कर रही। अभी देखिए कि ये जो संकट पूरी दुनिया के सामने है, उस संकट को कम करने का एक ही फास्ट तरीका है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को जल्द से जल्द कम करना हो, और उस कम करने के लिए स्केल चाहिए। अगर आपने एक प्रोजेक्ट लगाया, एक जगह पे आप कहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे करके बड़ा कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि आपको उतने बड़े स्केल में करना होगा, करके दिखाना होगा, और उस स्केल में अगर काम करने वाली अगर कोई संस्था है आज की तारीख में तो वो एमसीएल है। अभी देखते देखते ये एमसीएल लाखों हेक्टर के ऊपर अभी ये नेपियर ग्रास होगा, और इतने लाखों हेक्टर के ऊपर जिस तरह से हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, बहुत बड़े स्केल में हम इस कार्बन क्रेडिट को जनरेट करेंगे। और इसलिए आने वाले दिनों में ये कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई होगा तो वो एमसीएल। आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट लगने के बाद बायर्स आप खुद अनुभव करेंगे, हम सब इसको अनुभव करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ कार्बन क्रेडिट नहीं है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट है। इसी हफ्ते की सोमवार की न्यूज है कि यूके में, इंग्लैंड में 10,000 लोगों को काम से निकाल दिया गया। वो 10,000 लोग जो फॉसिल फ्यूल के इसमें काम कर रहे, रिफाइनरी में या कहीं तो काम कर रहे थे, 10,000 लोगों को निकाल दिया गया। क्योंकि आज की तारीख में लोग ऑफकोर्स फॉसिल छोड़ के कंपनियां रिन्यूएबल के ऊपर जा रही, लेकिन वो जो ट्रांजिशन है वो कैसे हो रहा है, सोलार के ऊपर हो रहा है, विंड के ऊपर हो रहा है। अभी वहां लोगों की जरूरत ही नहीं होती, वहां सिर्फ मशीन होती है। तो पूरी दुनिया में एक पहल है कि जब आप ये ट्रांजिशन करते हो, जब आप फॉसिल फ्यूल को छोड़ के अगर आप रिन्यूएबल में जा रहे हो, तो आपको कंपलसरी लोगों का भी ख्याल रखना होगा। लोग, उनके परिवार जो उसके ऊपर डिपेंड है, उनकी जो रोजी रोटी है उसका ख्याल रखना होगा। और ऐसी परिस्थिति में जस्ट ट्रांजिशन बहुत अहम चीज बन चुकी है। और हम जो काम कर रहे हैं, एमसीएल जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली ये जस्ट ट्रांजिशन है। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारे एक प्रोजेक्ट की वजह से कितने सारे हम किसानों को पैसा देने वाले हैं, कितना सारा रोजगार हम उत्पन्न करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं। और ये करते करते यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल गोल्स है, उसमें से कई सारे गोल्स, कई सारे लक्ष्य को हम प्राप्त करने वाले। तो हमारे जो गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे, हमारे जो कार्बन क्रेडिट होंगे, वो गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे। यानी अगर एक कार्बन क्रेडिट $20-25 में आज उसकी कीमत है, तो हमारा जो कार्बन क्रेडिट होगा वो 40, 45, 50 का ऑलमोस्ट होगा। तो इतना फर्क। तो इस तरह से हम जो बेचेंगे कल कार्बन क्रेडिट्स, वो गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे। और दोस्तों, अभी मैंने जैसे कहा आपको कि ऊर्जा अक्षयता का एक नियम है, ऊर्जा हमेशा सदैव वैसी होती, और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, हर एक चीज के बारे में वैसे और एक प्रकृति का नियम, और वो है कर्मों का नियम। कर्मों के बारे में भी वही है। कर्मों के बारे में भी अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो वैसे ही, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो अच्छा काम या कोई बुरा काम, वो हमेशा आपको मिलता है। वैसे ही अगर आपने सुना होगा कि अगर किसी काम को अगर हम दिल से करते हैं, किसी काम को दिल से किसी अच्छाई के लिए करते हैं, तो कायनात, ये प्रकृति हमें हेल्प करती है, मदद करती है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में अगर
हम 22 साल से एमसीएल पैसे के लिए हमने कभी शुरुआत ही नहीं की इस चीज की। हम अगर प्रकृति के लिए ही अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, डे वन से कर रहे हैं, तो सोचिए कि इस काम में प्रकृति हमारी कितनी मदद करेगी। और ये नेचुरल, ये प्रकृति का नियम ही है। दोस्तों, मुझे पता है कि आज इस परिवार में, एमसीएल के परिवार में, सबके मन में एक सवाल है, और वो है फंडिंग का, कि क्या, कब होगी फंडिंग, क्या होगी, कैसे होगी, क्या उस दिन में, उस टाइम में होगी कि नहीं। तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए। आप 1% नहीं, 0.01% भी चिंता मत करिए। सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। ये जो फंडिंग है, जो फंडिंग हम लेके आ रहे हैं, ये फंडिंग तो पहला राउंड है। आने वाले दिनों में ये फंडिंग, ये चीजें आपको चिंता ही नहीं रहेगी उसकी, उतना ऐसे काम हम लोग कर रहे हैं। और ये काम इसलिए नहीं हो रहा है, ये काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तो ये प्रकृति किसी कंपनी को बड़ा करना चाहती है। ये काम इसलिए नहीं हो रहा है कि एमसीएल कंपनी बड़ी हो, उसके प्रोजेक्ट लगे, इसलिए नहीं हो रहा है। ये काम प्रकृति खुद कर रही है। ये काम प्रकृति अपने हाथों से कर रही है, और हम सिर्फ निमित्त मात्र है। हम सिर्फ किरदार है कि हमारे थ्रू ये जो प्रॉब्लम है, ये जो संकट है दुनिया का, ये दूर होने वाला है, और इसलिए काम होगा। तो इसलिए आप उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बहुत जल्द ये काम होने वाला है। और एक बात मैं आपको बोलता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में आप सभी लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, आप मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, और आपके वजह से ही हम एमसीएल दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं, इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया, कई सारे कष्ट को उन्होंने फेस किया, बहुत सारे कष्ट देखे उन्होंने इस 5-6 महीने में। लेकिन इन सारे कष्ट के बावजूद कभी भी उन्होंने एक शब्द ना एमसीएल के लिए बोला, ना मुझे कुछ बोला। आप सभी लोगों का मैं बहुत दिल से ऋणी, मैं दिल से आभारी हूं, और मैं कभी नहीं भूलूंगा जिस तरह से इस पूरे प्रोसेस में आपने जो सहायता, जो सपोर्ट किया, और जितना सब कुछ सहायता मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये फंडिंग होने के बाद मैं आपका इतना ख्याल करूंगा, आपका इतना मान सम्मान करूंगा, जितना आपने किया है ना, वो पूरा मान सम्मान आपको मिलेगा, इसका मैं ख्याल रखूंगा। मैं ख्याल रखूंगा कि हमारे सभी लोग जो जिस सपने के साथ जुड़े हुए आए हुए, ये सब पूरे होंगे। और बस अभी थोड़े से दिन बचे हैं, एक ओवरनाइट या एक दिन में सब कुछ परिस्थिति चेंज होंगे, और हम इस कार्बन मार्केट में धीरे धीरे करके सबसे बड़े प्लेयर बनेंगे। हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और अपने देश को फिर से उस मकाम तक लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद।